हेलो एवरीवन। आप सभी का एनएस फैसिलिटेटर में स्वागत है। आज मैं 17 जनवरी 2022 का पार्ट 2 लाया हूं, यानी 17 जनवरी 2022 में सीटेट के पेपर 2 में हुए एग्ज़ाम का मैथ एंड साइंस का आंसर की लेकर आया हूं। पार्ट 1 में सीडीपी का क्लास कराया था। जिसने भी नहीं देखा है पार्ट 1 तो वो इस वीडियो के लिंक पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, वो उसे ज़रूर जाकर देख लें और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मैं आप लोगों के लिए अगला वीडियो ला सकूं। चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि x इक्वल टू -2/3 तथा y इक्वल टू -3/4 है तो x माइनस वाई पर पावर -1 प्लस x पर पावर -1 माइनस वाई पर पावर -1 पर होल -1 बराबर है। तो x और y का वैल्यू पुट कर देंगे x और y की जगह। -2/3 पर पावर -1 सॉरी माइनस माइनस प्लस प्लस 3/4 पर -1 प्लस एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे -2/3, इस पर पावर -1 है, माइनस अब y का वैल्यू भी पुट कर देंगे माइनस प्लस कर देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट 3/4 पर पावर -1 और पूरे पर पावर -1 है। जब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/12 पर पावर -1 प्लस और यहाँ पे 1/6 पर पावर -1। तो इसको जब हम -1 हटाएंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -6, तो हमारे यहाँ पे बचेगा 6। तो ऑप्शन में 6 नहीं दिया हुआ है, तो आप सीटेट के रिजल्ट तक ऑफिशियल आंसर की तक वेट करें। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, गणित की एक कक्षा में विषय समांतर चतुर्भुज के पूर्ण होने के बाद एक विद्यार्थी कहता है वर्ग एक आयत भी है और आयत एक विशेष प्रकार की समांतर चतुर्भुज भी है। वैन हेले के ज्यामितीय विकास के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी ज्यामितीय विवेचन के किस स्तर पर है? स्तर 4, स्तर 0, स्तर 1, स्तर 2। वह स्तर 2 पर है क्योंकि वह संबंध पहचानने लगता है कि एक वर्ग आयत भी है और एक आयत समांतर चतुर्भुज भी है। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। ईंधन के अपूर्ण दहन के उत्पन्न होने वाले वह गैस कौन सी है जो विषैले हैं और रुधिर की ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक बक्से में कार्ड रखते हुए जिन पर संख्याएं 31, 32, 33 से लेकर 70 तक लिखी हुई है, एक कार्ड पर केवल एक संख्या बक्से के अंदर बिना देखे एक कार्ड निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है? निकाले गए कार्ड पर लिखी संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है 31 से 70 तक संख्या दी हुई है, तो इस संख्या में एक कार्ड निकालना है बिना देखे, तो उस कार्ड का अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता मांग रहा है। तो टोटल पहले 31 से लेकर 70 तक टोटल नंबर हो जाएगा 40 एंड अभाज्य संख्या हो जाएगा टोटल 9 और अभाज्य संख्या नहीं होगा कितना? 31। तो अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? 31/40। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 31/40। चलते हैं अब अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, √768 इंटू √3267 डिवाइडेड बाई √144। तो अब इसका मान निकालना है। इसका मान कैसे निकालेंगे? √768 को जब हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16√3। उसके बाद 3267 को जब तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 33√3। उसके बाद 144 को जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू 12। तो अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे 16√3
मल्टीप्लाइड बाई 33√3 डिवाइडेड बाई 12। तो इसका जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 132। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट, 132। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। मैच द आइटम गिवन इन कॉलम ए विद दैट इन कॉलम बी। कॉलम ए में डिफिशियंसी ऑफ विटामिन मिनरल्स दिया हुआ है, विटामिन दिया हुआ है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। और कॉलम बी में दिया हुआ है डिफिशियंसीज, डिजीज़, मतलब उसके कमी से जो डिफिशियंसी जो बीमारी होती है वो उसका नाम दिया हुआ है, तो उसको सही मैच करना है। तो यहाँ पे विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है लॉस ऑफ विज़न, लॉस ऑफ विज़न। विटामिन बी के कमी से क्या होता है, बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी। और आयरन की कमी से होता है एनीमिया। तो ये ऑप्शन देखो कौन सा है, 4 5 3 2, 4 5 3 2। देखते हैं 4 5 3 2 किस में है, 4 5 3 2, 4 5 3 2। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। चलते हैं अब अगला प्रश्न की तरफ। गणितीय निदर्शन के लिए निम्नलिखित में कौन सा क्रम यथोचित है। वास्तविक जीवन, गणितीय निदर्श, वास्तविक जीवन की समस्या, वास्तविक दुनिया में हल, गणितीय हल। उसके बाद दूसरा नंबर में गणितीय निदर्श, वास्तविक जीवन की समस्या, गणितीय हल, वास्तविक दुनिया में हल। तीसरा नंबर में है वास्तविक जीवन की समस्या, गणितीय निदर्श, गणितीय हल, वास्तविक दुनिया में हल। चौथा नंबर में है गणितीय निदर्श मॉडल, वास्तविक जीवन की समस्या, गणितीय हल, वास्तविक दुनिया में हल। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, वास्तविक जीवन की समस्या, गणितीय निदर्श, गणितीय हल, वास्तविक दुनिया में हल। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 25x + y का होल स्क्वायर माइनस 36x - 2y का होल स्क्वायर के गुणनखंडों में से एक गुणनखंड है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 5 तोड़ देंगे, 5x + y का अब इस पूरे का होल स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 6x - 2y पूरे का होल स्क्वायर। देन अब इसको क्या करेंगे, 5x + 5y का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस है, सॉरी यहाँ पे माइनस है, यहाँ हो जाएगा 6x - 12y का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हो गया a + b, यहाँ पे हो गया a + b इंटू a - b। ये किसका फॉर्मूला होता है, a² - b² का। तो यहाँ पे a² - b² के फॉर्म में लिख लेंगे। a² - b² है तो a² - b² a + b इंटू a - b के फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ पे इसको जब आगे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x + 5y a + b। तो ये प्लस में क्या हो जाएगा, 6x + 6x माइनस 12y, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 25 को यहाँ पे लिख सकते हैं 5x + y का होल स्क्वायर माइनस 6x - 2y का होल स्क्वायर। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5x + 5y माइनस का स्क्वायर है
माइनस 6x माइनस 12 वाई का होल स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे इक्वल टू 5x प्लस 5y प्लस 6x माइनस 12y इंटू 6x 5x प्लस 5y माइनस 6x प्लस 12y। जब इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा यहाँ से ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 11x माइनस 6y और ये आ जाएगा 11x 17y माइनस x। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता की संकल्पना की सबसे बेहतर व्याख्या करता है? सतत आकलन पर नंबर 1 सतत आकलन पर ध्यान, नंबर 2 पाठ्यचर्या सामग्री की आयु उपयुक्तता, पाठ्यचर्या में हस्त गतिविधियों पर केंद्रीकरण, पाठ्यचर्या में संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पाठ्यचर्या में हस्त गतिविधियों पर केंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न है, क्या बोलता है, यदि 6 अंकों वाली एक संख्या 43x82y क्या है 72 से विभाज्य है तो 2x माइनस वाई का मान क्या होगा? तो सबसे पहले हम इसको 72 को डिवाइड कर देते हैं 9 और 8 में। इसका 72 का जो भी फैक्टर है 72 के जो फैक्टर से डिवाइड होगा तो वो 72 से भी डिवाइड होगा। तो सबसे पहले हम 8 से करते हैं। 8 से डिवाइड करने के लिए लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसका लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड करते हैं 8 एकम 8 8 या 24। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। अब 9 से करने का क्या मतलब होता है, वो सारे अंकों को जोड़ के 9 से डिवाइड होगा तो वो संख्या 9 से डिवाइड होने लगेगा। तो चलते हैं, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे कितना हो गया 4 हो गया, 4 4 3 7 2 9, ये हमारा ख़त्म हो गया, 9 से कट गया। उसके बाद फिर क्या होगा 8 4 12। अब 8 4 12 में क्या ऐड करेंगे कि 9 से वो डिवाइड होने लगेगा, तो 6 ऐड करेंगे। तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 4। तो अब x के जगह पुट कर दो 2 इंटू एक्स माइनस वाई की जगह 4, कितना हो जाएगा x की जगह 6 पुट कर दो 6 ना 12 माइनस 4 इक्वल टू 8। इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कॉलम 1 की मदों का कॉलम 2 की मदों से मिलान कीजिए। कॉलम 1 में है शैवाल, जीवाणु, कवक, प्रोटोजुआ। कॉलम 2 में है क्लेमाइडोमोनास, अमीबा, ओमिक्रॉन, एस्परजिलस, लैक्टोबैसिलस। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 का, कॉलम ए का शैवाल का हो जाएगा 1 नंबर क्लेमाइडोमोनास, जीवाणु का हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, कवक का हो जाएगा एस्परजिलस, उसका डी प्रोटोजुआ का हो जाएगा अमीबा। तो अब देखें 1 2 3 1 5 4 1 5 4 2 किस में है, 1 5 4 2 जिसमें होगा वो सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 में है, तो 4 ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ।
एक क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 12। नीचे दिए अनुच्छेद को पढ़िए। 1822 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने से बुरी तरह घायल हुआ। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया तथा आमाशय में एक छिद्र हो गया। उसे विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सा के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह आमाशय का छिद्र भली भांति बंद न कर सका तथा उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। उसने इस अवसर का प्रयोग आमाशय के अंदर झांककर पाचन प्रक्रिया को समझने के लिए किया। विज्ञान की विषय वस्तु के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी समझ इस अनुच्छेद से संप्रेषित होता है? नंबर ए, विज्ञान व्यवस्थित रूप से पूर्व निर्धारित चरणों के अनुकूल अग्रसित होता है। विज्ञान में बी नंबर है, विज्ञान में ध्यानपूर्वक अवलोकन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ए एंड बी दोनों सही है। विज्ञान व्यवस्थित रूप से पूर्व निर्धारित चरणों के अनुकूल अग्रसित होता है, और नंबर बी, विज्ञान में ध्यानपूर्वक अवलोकन की आवश्यकता होती है। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 13 नंबर है। अपनी कक्षा 7 के विद्यार्थियों के साथ शिक्षिका समझने का प्रयास कर रही है कि पौधे कैसे उगते हैं। उन्होंने अपने स्कूल के बगीचे में टमाटर के बहुत से बीज विभिन्न स्थानों और विभिन्न गहराइयों पर बोए और उनकी देखभाल की। कुछ समय बाद उन्होंने पाया कि कुछ बीजों ने तो पौधों के रूप में वृद्धि करना आरंभ कर दिया है, जबकि अन्य मर गए। शिक्षिका ने विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने अवलोकन का प्रयोग करके सोचें कि वे क्या कारक हो सकते हैं जिनके कारण कुछ बीज विकसित नहीं हो पाए। इस गतिविधि के द्वारा कौन से प्रक्रिया कौशल के विकसित होने की संभावना है? पूर्वानुमान लगाना, मापना, परिकल्पना करना, वर्गीकरण करना। इसमें सीधा नज़र आ रहा है कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, परिकल्पना करना। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विज्ञान के शिक्षण और अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक वांछनीय प्रक्रिया नहीं है? मुक्त क्रीड़ा और खुले अन्वेषण को महत्व देना चाहिए। जहां भी आवश्यकता हो वहां अन्य विषयों से प्रचुर मात्रा में उदाहरण और अंतर्दृष्टि प्रयोग करनी चाहिए। ध्यान छात्रों से सही उत्तर प्राप्त करने पर होने चाहिए, गलत उत्तरों पर नहीं। संकल्पनात्मक स्पष्टता को बढ़ाने के लिए स्थानीय संदर्भों का प्रयोग करने चाहिए। तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो ध्यान छात्रों से सही उत्तर प्राप्त करने पर होने चाहिए, गलत उत्तरों पर नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 इस करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ। जाइलम के संदर्भ में गलत कथन का चुनाव करिए। यह एक उत्तक है, वाष्पोत्सर्जन उसमें चूषण बल उत्पन्न करता है। यह एक नली जैसी वाहिका है। यह भोजन तथा पोषण तत्वों का पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक संवहन करता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन इसमें चूषण बल उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से धातु को चुनिए जो डाइल्यूट H2SO4 से अभिक्रिया करती है परंतु डाइल्यूट HCl से गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करती है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट है, कैल्शियम। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा का सेट पाई चार्ट का उपयोग करके प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है? एक दिन में तापमान में हुए बदलाव का रिकॉर्ड, किसी परिवार का विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले मासिक व्यय, n छात्रों की संख्या की एक कक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों की प्रतिशत, एक कक्षा में विभिन्न राज्यों से संबंधित छात्रों की संख्या का अनुपात। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट, n छात्रों की संख्या की एक कक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों की प्रतिशत। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। त्रिभुज ABC में एंगल B और एंगल C के समद्विभाजक एक बिंदु P पर मिलते हैं। यदि एंगल BPC 102 डिग्री है तो एंगल A का माप है। तो एक ट्रायंगल है, पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल है ABC,
ABC एक ट्रायंगल है और इसमें से क्या दिया हुआ है, एक बिंदु P पर मिलते हैं एंगल B और एंगल C। ये एंगल B है, एंगल C है, ये दोनों समद्विभाजक है। तो ये बिंदु किस पर मिलती है, P पर मिलती है। ठीक है, तो ये कोण दिया हुआ है, ये कोण कितना दिया हुआ है, 102 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और ये दोनों समद्विभाजक है। उसके बाद मांग क्या रहा है, तो एंगल ए, तो एंगल ये मांग रहा है, ये वाला एंगल मुझसे मेरे पास मांग रहा है। तो एंगल ए, अब हम इससे निकालने के लिए एंगल बी पी सी में तीनों कोणों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एंगल बी, अब यहाँ पे एंगल बी है, एंगल बी बाई 2 प्लस 102 डिग्री प्लस C बाई 2 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब ये एंगल B प्लस C बाई 2 इक्वल टू 180 माइनस 102, ये हो जाएगा 72 78। तो B प्लस C इक्वल टू हो जाएगा 78 डिवाइडेड बाई 2। 3 दूना 6, 9 9 18। एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये ट्रायंगल है ABC। अब यहाँ B और C क्या है, समद्विभाजक है। ये B और C समद्विभाजक है, तो यहाँ एंगल बनाता है कितना, 102 डिग्री। ये एंगल है 102 डिग्री। तो एंगल A मांग रहा है, एंगल A इक्वल टू वाट। तो अब ट्रायंगल यहाँ P है, ट्रायंगल BPC, ट्रायंगल BPC में हो जाएगा एंगल B बाई 2 प्लस एंगल C बाई 2 प्लस 102 डिग्री इक्वल टू 180। तो एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू हो जाएगा 78 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 156 डिग्री। अब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B प्लस C यहाँ पे निकाले हुए हैं कितना, 156 इक्वल टू 180। तो एंगल A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 से माइनस करेंगे, माइनस 156, तो हमारा हो जाएगा 24 डिग्री। ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न गुणनफल में अचर पद क्या है। तो अचर पद का मतलब होता है कि जिसमें कोई भी वेरिएबल ना हो, एक्स वाई जेड के रूप में कोफिशिएंट ना हो। तो यहाँ पे जैसे करेंगे क्या, 9/x है, इसको पूरे को जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा -12। मल्टीप्लाई करेंगे 14x²। अचर पद निकालने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल जाएगा 3x माइनस 3x इंटू 7/x कितना हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, 7 21 माइनस 21। उसके बाद यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 9 1 9 कितना हो जाएगा, 21 से 9 घटेगा -12 हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आपने एक सुई छिद्र कैमरा बनाया है और आप इसके पर्दे पर किसी दूरस्थ रंगीन भवन का प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं।
प्रतिबिंब पर्दे पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है सदैव ही वास्तविक, सीधा, रंगीन और अत्यधिक छोटा, वास्तविक, उल्टा, रंगीन और अत्यधिक छोटा, वास्तविक, पार्श्व परिवर्तित, रंगीन और अत्यधिक छोटा, आभासी, सीधा, रंगीन और अत्यधिक छोटा। तो ये हमारा बन जाएगा वास्तविक, उल्टा, रंगीन और अत्यधिक छोटा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या का विशिष्ट लक्षण होना चाहिए? नंबर 1, वैज्ञानिक संकल्पनाओं तक मुख्यतः गतिविधियों और प्रयोगों द्वारा पहुंचा जाना चाहिए। विज्ञान की विषय वस्तु को माध्यमिक स्तर के विज्ञान के तनुकीर्त रूप में स्वीकार करना चाहिए। विज्ञान को भौतिकी, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान जैसे विभिन्न विषयों के रूप में पढ़ाना शुरू करना चाहिए। नंबर 4, अकादमिक और व्यावसायिक धाराओं के बीच में कड़ा पृथक्करण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 सही है। वैज्ञानिक संकल्पनाओं तक मुख्यतः गतिविधियों और प्रयोगों द्वारा पहुंचा जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि की चाल 320 मीटर पर सेकंड है। यदि किसी ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य 640 सेंटीमीटर है तो इसका आवर्त काल है। तो आवर्त काल निकालने के लिए हो जाएगा, पहले 640 को मीटर में बदलेंगे, 640 को मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100, 6.4। अब इसको 6.4 को डिवाइड देंगे 320 से तो ये हो जाएगा 0.02। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, सही है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग होता है, ये भी सही है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है और ऑक्सीजन प्रयुक्त होती है, ये भी सही है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रयुक्त होती है। सॉरी, सी नंबर गलत है और डी नंबर सही है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रयुक्त होती है। और ई नंबर है, प्रकाश संश्लेषण दिन और रात्रि दोनों समयों पर होता है, ये गलत है। ओनली दिन में होता है सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए, बी एंड डी। ए, बी एंड डी किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न को मिलाना है। फसल काटना किसको बोला जाता है? जल बूंद बूंद करके सीधे, ये तो नहीं होगा। विभिन्न फसलों को बारी बारी में एकांतर उगाना, ये भी नहीं होगा। फसल परिपक्व होने पर कटाई करना, 1 का 3 नंबर हो जाएगा। दावना या गहना क्या हो जाएगा, बूंद बूंद नहीं होगा। विभिन्न फसलों को बारी बारी से एकांतर उगाना, वो भी नहीं होगा। दाने को भूसे से अलग करना होता है, दावना या गहना। फसल चक्रण क्या होता है? फसल चक्रण विभिन्न फसलों को बारी बारी से एकांतर उगाना हो जाएगा। सी का 2 हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3, ए का 3, बी का 4, सी का 2। तो डी का टपक प्रणाली हो जाएगा, जल बूंद बूंद करके सीधे जड़ों के पास गिरता है। तो 24 का क्या हो जाएगा, 3, 4, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलते हैं अब अगला प्रश्न की तरफ। मान लीजिए आप किसी गैलरी में दीवार पर लगे किसी समतल दर्पण के सामने खड़े हैं। आप दर्पण से 3 मीटर दूरी पर तथा आपका मित्र 4 मीटर दूरी पर खड़ा है। आपके मित्र के प्रतिबिंब और आपके बीच की दूरी क्या है? तो एक दर्पण है, एक समतल दर्पण है
यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट खड़ा है और उसका मित्र यहाँ पे खड़ा है। तो यहाँ पे जो खड़ा है तो उसकी दूरी कितना है, या मैं मान लूँ मैं खड़ा हूँ इसमें, तो यहाँ पे मेरा दूरी कितना है 3 मीटर, और मेरा एक दोस्त है यहाँ पे है, तो मेरा दोस्त की दूरी मिरर से कितना है 4 मीटर की दूरी। तो अब कहा गया है कि आपके मित्र के प्रतिबिंब और आपके बीच की दूरी। तो मेरा मित्र का प्रतिबिंब कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 मीटर, यहाँ से 4 मीटर हो जाएगा प्रतिबिंब इमेज। तो 4 और 3 7 मीटर हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन 7 मीटर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 396 सेंटीमीटर क्यूब है, घन क्यूब, और इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है? पाई का मान दिया हुआ है 22/7। चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और आयतन दिया हुआ है 396। एच का मान, पाई का वैल्यू है 22/7, आर का मान निकालना है, आर स्क्वायर इंटू एच दिया हुआ है 14 इक्वल टू 396। तब ये हमारा 7 दूना 14, तो ये कट जाएगा, 2 198, 22 को काटोगे तो यहाँ पर 9, आर का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से 3, 9 का स्क्वायर रूट करोगे तो 3 आ जाएगा। अब आर का मान निकल गया 3। अब इसका मांग रहा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। आर का मान निकाल लिए हैं, एच का मान दिया हुआ है 2 इंटू 22/7 इंटू आर 3 है, एच कितना है 14 है, 7 दूना 14। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा निकल जाएगा 264। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली coiled and shorter than the larger intestine. बी नंबर में स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स secretions from the liver and the pancreas. सी नंबर में है liver is the largest gland in the body which secretes bile juice. डी नंबर में है the pancreatic juice acts on fats and change them into simpler form. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी एंड सी, स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सेक्रेशंस फ्रॉम द लिवर एंड द पेनक्रियाज, और सी नंबर में है लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी विच सेक्रेट बाइल जूस। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। क्रोमियम लेपन के संदर्भ में कौन सा कथन औसत है? क्रोमियम विद्युत लेपन के लिए उपयोग में लिया जाता है क्योंकि क्रोमियम विद्युत लेपन के लिए उपयोग में लिया जाता है क्योंकि इससे पूरी वस्तु के निर्माण के हिसाब से यह महंगा है, इस पर खरोंच नहीं पड़ती, वह संक्षारित नहीं होता है, इसका आविर्भाव मंद है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट इसका। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में है, इसको जब कैलकुलेट करिएगा आप तो इसका मान आएगा, इसको हम कैलकुलेट करते हैं पहले। इसका मान हो जाएगा, इस इन्वर्स में है तो इसको इन्वर्स में चेंज करने के लिए इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटरचेंज कर देते हैं। 4/3 मल्टीप्लाइड बाई पावर क्यूब हो गया इंटू 3 अपॉन, यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है 3 × 9 बटे 8 × 8 64, और यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे और ये फिर इसका इन्वर्स होकर के क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर का हो जाएगा 9। अब यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाइड में 2 × 4 बटे 3 × 9 मल्टीप्लाइड बाई, फिर ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 × 9 27 बटे 4 × 4 = 64। तो ये सेम चीज़ है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 64, 9 और 64 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 64, ये 9 64 और 9
ऊपर चला गया। चलो इसको हम फिर से कर लेते हैं, जगह नहीं रहा। चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 3/4, 3/4 हो जाएगा 4/3, यानी 4 चौक 16 चौक 64। डायरेक्ट कर देते हैं इसको। 64 डिवाइडेड बाई 3 तिया 9 तिया 27, यहाँ पे 3 तिया 9 बटे 8 8 64, यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाइड 3 तिया 9 डिवाइडेड बाई 2 दूने 4 3 तिया 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 तिया 9 तिया 27 डिवाइडेड बाई 4 चौक 16 चौक 64। तब इसको हम आगे यहाँ पे करेंगे 64 बटे 27 64 बटे, यहाँ से करते हैं 64 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 9। अब यह ऊपर जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 64 डिवाइडेड बाई 27 मल्टीप्लाइड बाई 64 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 27। तो ये हमारा 64 कैंसिल हो गया। 9 9 तिया 27 9 तिया 27, यहाँ पे 3 बचा, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया इसके साथ, ये इसके साथ 16 चौक 64। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 16 आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीतियाँ विज्ञान शिक्षा में शहर गांव के बीच की खाई को समाप्त करने में मददगार सिद्ध नहीं होगी? पाठ्यचर्या में ग्रामीण जीवन शैलियों को प्रतिबिंबित करना, भोजन जैसे मुद्दों को कृषि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पढ़ना, ग्रामीण स्कूली पाठ्यचर्या को अपेक्षाकृत सरल संकल्पनाओं पर आधारित करना, क्लस्टर और ब्लॉक स्तर पर विज्ञान कैंपों और प्रदर्शनियों का आयोजन करना। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि एफ बी और ई किसी पंचभुज आधार वाले एक पिरामिड के फलकों, शीर्षों और किनारों को संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं तो 2b - 3a प्लस ई का मान क्या होगा? तो सबसे पहले हम समझेंगे पिरामिड। पिरामिड जो होता है पंचभुज वाला पिरामिड, तो पंचभुज वाला पिरामिड एक बना लेते हैं। ये 5 भुजा वाला पिरामिड हो गया, 5 भुजा वाला पिरामिड हो गया, ये एक पिरामिड हो गया। तो इसमें कितना हो जाएगा? वर्टिसेस कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फेस हो जाएगा तुम्हारा 6 और एज हो जाएगा, किनारा हो जाएगा 10। तो अब इसको हम पुट कर देंगे 2 × 6 - 3 × 6 प्लस 10। तो 6 दूना 12 माइनस 6 तिया 18 प्लस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 और 10 22 माइनस 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। इसका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, 4 निकला। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न है, यदि a = 360 और b = 900 है तो a और b का एलसीएम डिवाइडेड बाई a और b का एचसीएफ बराबर है। तो अब इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल लो। 360 और 900 का एलसीएम, 360 और 900 का एलसीएम हो जाएगा 1800 डिवाइडेड बाई a और b, यानी 360 और 900 का एचसीएफ हो जाएगा 180। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ये सही हो जाएगा 10। इसका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। धमनियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। धमनियाँ वे रुधिर वाहिनियाँ हैं जो ऑक्सीजन समृद्ध रुधिर को हृदय से उच्च दाब पर शरीर के सभी भागों में ले जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि रुधिर केवल हृदय से शरीर के सभी भागों की ओर प्रभावित होता है, धमनियों में वाल्व होते हैं। धमनियों की भित्तियाँ अपेक्षाकृत पतली होती है।
ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, केवल ए। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सी ह्यूरिस्टिक प्रणाली का प्रयोग करके अंकगणित पढ़ाने का एक उदाहरण है? योग की स्तंभ प्रणाली द्वारा 2 या 3 अंकीय संख्याओं का योग ज्ञात करना। विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर का उपयोग करने सीखना, ये तो होगा ही नहीं। जोड़ने, घटाने या गुणा करने के लिए संख्याओं को 10 के निकट गुणज में पूर्णांकित करना। ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। जब मानव श्वसन के दौरान ऑक्सीजन अंदर खींचते हैं तब निम्न में से कौन सी क्रिया संपादित नहीं होती है? नाखूनों से हवा अंदर ली जाती है, मध्यपट ऊपर उठता है, पसलियां बाहर की ओर गति करती है, फेफड़ा फैलता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। युगांतर की संकल्पना समझने के लिए एक शिक्षिका पानी की टंकी का उदाहरण देती है जिससे पानी उच्च दबाव से निम्न दबाव की ओर गति करता है और किस अनुदेशात्मक युक्ति का प्रयोग कर रही है? तर्क देना। ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलते हैं अगला प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग involves generalization from number and computing which with the use of meaningful symbols: numerical thinking, algebraic thinking, geometric thinking, statistical thinking। ऑप्शन नंबर 1 सही है, न्यूमेरिकल थिंकिंग। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। पौधे के नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। चौड़ी चपटी पत्तियां, तने द्वारा प्रकाश संश्लेषण, जड़ों का बहुत गहराई तक पहुंचना, वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का बहुत कम ह्रास, शंक्वाकार पौधे जिनकी शाखाएं तिरछी हों। तो ये ऑप्शन नंबर ए सी डी किस में है? ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन की चुंबकीय बल रेखाओं और प्रकाश की किरणों के संबंध में अलग अलग तौर पर सही है? ये अमूर्त संरचनाएं हैं, सही बात है, ये अमूर्त है, इसको देख नहीं सकते हैं। ये दृश्य निरूपण है जो भौतिक परिघटनाओं को समझाने में मदद करता है। दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचने पर एक दुकानदार को फिर भी 19% का लाभ होता है। वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? तो अंकित मूल्य पर कितना 15% पर, अंकित मूल्य के 15% पर वो किसी कस्टमर को बेचता है। तो अंकित मूल्य हो गया, मार्क प्राइस कितना हो गया, MP 100 मान लेते हैं, तो वो कितने में बेचता है? सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 85। फिर भी दुकानदार को 19% लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? कॉस्ट प्राइस का 119%, कॉस्ट प्राइस का 119% इक्वल टू कितना है, 85। कॉस्ट प्राइस का 119% इक्वल टू 85। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना निकल जाएगा, 85 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 119। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500/7। ठीक है। तो अब मांग रहा है क्या, ये अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अंकित मूल्य कितना था, 100। अब इसको माइनस करेंगे 500/7 से, तो कितना हो जाएगा, 200/7। 200/7। अब इसका मांग रहा है क्या, प्रतिशत में। 200/7 डिवाइडेड बाई 500/7 इंटू 100 हो जाएगा। तो 7/500, ये 0 0 कैंसिल, ये कैंसिल, और यहाँ पे
100, तो ये हमारा हो जाएगा 40% आंसर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 40%। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि 5x - 6 इंटू एक्स प्लस 1/30 इक्वल टू 1/3 एक्स प्लस 1, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, इसको जब हम निकालेंगे तो एक्स का मान निकल जाएगा, एक्स का मान निकल जाएगा -2/5। तो -2/5 पुट कर देंगे, 5 इंटू 2/5 माइनस में है ये, 5 कैंसिल, प्लस 6 इक्वल टू हो जाएगा, 6 से -2 घटेगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। किसी समबाहुभुज का अंतःकोण उसके बाह्य कोण से 180 डिग्री बड़ा है, उस समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या है। तो यहाँ पे अंतःकोण का फॉर्मूला होता है, निकालने का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n इक्वल टू, सॉरी, अब यहाँ बराबर है किसका, बाह्य कोण से 180 अधिक है, तो बाह्य कोण का फॉर्मूला होता है 360 डिवाइडेड बाई n। तो अब कितना अधिक है, 108, तो इसको 108 से कर देंगे। तो ये कैलकुलेट करेंगे जब, तो n इक्वल टू हमारा निकल जाएगा 10। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाइयाँ 24 सेंटीमीटर तथा 70 सेंटीमीटर है, इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या है। अब देखिए, एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है, इसका विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है, ये 70 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये दिया है 24, ये 24 दिया हुआ है। तो 24 का आधा हो जाएगा 12, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 35, यहाँ पे 35। तो समचतुर्भुज के प्रत्येक जो इंटरसेक्ट होता है, तो वो प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बना देता है। 35 और 35, तो ये हमारा निकल जाएगा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस जब निकालेंगे तो ये √35 का स्क्वायर प्लस 24 12 का स्क्वायर, ये हमारा जब कैलकुलेशन कर लेंगे तो निकल जाएगा 37। ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। निम्न आंकड़ों के माध्य, माध्यम और बहुलक का योग क्या है। तो ये इसका योग मांग रहा है, तो सबसे पहले इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लेंगे। तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा संख्या 9, 11, 14, 17, 19, 23, 28, 30, फिर 30, 35, 36 प्लस 48। तो ये हमारा टोटल कितना है, 12 नंबर है, 12 संख्या है। तो इसका 12 से भाग दोगे, सबको 12 से भाग दोगे तो ये निकल जाएगा 25। इसका माध्य निकल जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 इधर से, 5 इधर से छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 और 28। 23 और 28 का हम माध्यक निकाल लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25.5। एन क्या निकालना है, बहुलक। बहुलक इसका निकल जाएगा, जो सबसे अधिक बार है तो बहुलक हो जाएगा 30, तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा निकल जाएगा 80.5। तो 80.80.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 45, कॉलम 1 की मदों का कॉलम 2 की मदों से मिलान कीजिए। तो इसका हो जाएगा पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग।
रॉबर्ट कोच, ग्रोगर मेंडल, लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर। पेनिसिलिन का हो जाएगा एडवर्ड जेनर। चेचक के टीका का हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किनवन का हो जाएगा रॉबर्ट कोच। और बेसिलस एंथ्रेसिस का हो जाएगा लुई पास्चर। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 54813। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। मिला लें आप लोग। चल अगला प्रश्न। एक शिक्षिका अपनी कक्षा 8 के छात्रों को विभिन्न प्रकार की मृदा से परिचित करवाने का प्रयास कर रही है। वे 3 प्रकार की मृदा का नाम बताने से शुरू करती है। बलुई मृदा, मृण्मयी मृदा और दुमटी मृदा। वह हर मृदा के गुणधर्म की व्याख्या उसके कणीय प्रकृति के आधार पर करती है। फिर वह छात्रों को हर प्रकार की मृदा का एक नमूना दिखाती है और सब नमूनों की अंतःस्रावन दर में अंतर को भी दर्शाती है। जांच उन्मुखीकरण की दृष्टि से आप इस उपागम को कैसे मूल्यांकित करेंगे? मृदा से अधिक नमूने का निदर्शन उपागम को जांच उन्मुख बना देगा। अंत में प्रश्नों को पूछना उपागम को जांच उन्मुख बना देगा। जांच को बढ़ावा देने के लिए ये एक प्रभावशाली उपागम नहीं है। ये एक प्रभावशाली उपागम है जो जांच को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। सौर परिवार के नीचे दिए गए ग्रहों में से उसे चुनिए जिसका घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुका है, जिसके परिणाम स्वरूप ये कक्षीय गति करते समय अपने पृष्ठ पर लुढ़कता सा प्रतीत होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही है, यूरेनस। चलते हैं अगला प्रश्न। कोई 200 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड किसी चिकने घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ पर 5 मीटर पर सेकंड के नियम से वेग से फिसल रहा है। इसी पिंड को इसी वेग से गतिमान बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है 0, क्योंकि फ्रिक्शन किसी चिकनी सतह में घर्षण 0 हो जाता है। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। इंद्रधनुष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये सामान्यतः वर्षा के पश्चात दृष्टिगोचर होता है। इंद्रधनुष के समय सूर्य आकाश में ऊंचाई पर होता है। इंद्रधनुष का परीक्षण करने के लिए परीक्षक की पीठ सूर्य की ओर होनी चाहिए। इंद्रधनुष के चाप में सदैव ही अवतल पार्श्व की ओर लाल वर्ण तथा उत्तल पार्श्व की ओर बैंगनी वर्ण होता है। इंद्रधनुष के निर्माण में जल की सूक्ष्म बूंद प्रिज्म की भांति कार्य करता है। ए नंबर सही है, ई नंबर सही है। ए नंबर भी सही है, ई नंबर भी सही है। ई नंबर दिया हुआ नहीं है तो यहाँ हो जाएगा डी नंबर, ए सी डी। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न। किसी घनाभार बक्से की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 6:4:3 के अनुपात में है। इसका आयतन 4608 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो इसका निकाल लेंगे। 6x इंटू 4y इंटू 4x इंटू 3x। ये हो गया L, ये हो गया B, हो गया H। LBH हो गया। तो LBH का मीन्स क्या हो गया? LBH क्या होता है? घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन दिया हुआ है 4608। तो अब ये क्या हो जाएगा? x क्यूब डिवाइडेड x क्यूब हो जाएगा। x क्यूब इक्वल टू 4608 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 4 इंटू 3। ये इक्वल टू हो जाएगा 4 के 64 के। x इक्वल टू हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा? x का मान निकालेंगे तो √64 क्या हो जाएगा? 4। अब इस क्या मांग रहा है? इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है? अब ये L हो गया। L हमारा क्या हो जाएगा? 6 चौक 24। B क्या हो जाएगा? 4
चौक 16, H हो जाएगा 4 × 12। तो अब 500 रुपये पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2H × L + B। तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे पुट करके, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज इन मैथमेटिक्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 10 ग्राम। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। नीचे दिए गए किस ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड को ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। चलते हैं अगला प्रश्न में। निम्नलिखित में कौन सा समानुपातिक का उदाहरण नहीं है? 4 कैंडीज़ की कीमत 5 रुपये है और इसलिए 10 कैंडीज़ की कीमत 12.50 रुपया है। तो अब देखो 4/5 समानुपात होना चाहिए 10/12.50 के। ये कैंसिल हुआ तो ये 00 00 कैंसिल हो गया। अब 25 5 125, 25 चौक 100 हमारा ये है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा समानुपात है। तो अगला ऑप्शन देखते हैं। रवि की माता का वर्तमान आयु रवि के आयु के दुगुनी है, इसलिए जब रवि 30 वर्ष होगा तो इसकी माता की आयु 60 वर्ष होगी। तीसरा ऑप्शन है एक स्कूल में शिक्षकों की संख्या और छात्रों की संख्या का अनुपात 2:30 है होना चाहिए। तदनुसार 300 छात्रों के लिए 20 शिक्षक होने चाहिए। एक कार स्थिर गति से 8 किलोमीटर 3 घंटे में तय करती है, 12 किलोमीटर तय करेगी 4.1/2 में। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है x² - 4 × x - 1 × x + 1। अब इसको x² - 4 × x - 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके मल्टीप्लाई करने के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा बच जाएगा x + 1। ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलते हैं अगला प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपागम गणित शिक्षण के संबंध में नहीं है? समस्या समाधान, विश्लेषण संश्लेषण, निगानात्मक, आगमनात्मक, रटकर याद करना। तो रटकर याद करना तो किसी की भी कोई भी चीज़ नहीं है। ये हमारा गलत हो गया और ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलते हैं अगला प्रश्न में। एक तार वृत्त की आकृति के रूप में है जिसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो अब एक क्या दिया हुआ है, एक वृत्त दिया हुआ है, वृत्त बना लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर अब क्या बोलता है, इस तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है। तो इसका हम निकाल लेंगे r पहले। r निकालने के लिए क्या होता है, क्षेत्रफल πr² 154। तो यहाँ पे हो जाएगा r² = 154 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई 22। ये कट के हो जाएगा 22 7 154। तो r = निकल जाएगा 7 एंड देन r निकल गया हमारा 7। अब इसका परिधि निकाल लेते हैं। परिधि होता है 2πr, 2 × 22/7 × 7। 7 7 कैंसिल हो गया तो 22 दूना 44। हमारा क्या निकल गया, 44 निकल गया पेरीमीटर। तो अब इसको क्या बनाना है, इससे क्या बनाना है, एक वर्ग बनाना है। तो इसका वर्ग बनाने के लिए वर्ग के चारों भुजा बराबर होता है, तो 11 11 हो जाएगा।
इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 11 इंटू 11 इक्वल टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में यदि AB इक्वल टू DE, AC इक्वल टू EF तथा BC इक्वल टू DF है तो निम्न में से कौन सा सही है? ट्रायंगल ABC सर्वाग्र समय ट्रायंगल ADF, ट्रायंगल ABC सर्वाग्र समय ट्रायंगल EDF, ट्रायंगल ABC सर्वाग्र समय ट्रायंगल FDE, ट्रायंगल ABC सर्वाग्र समय ट्रायंगल EFD। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्य आधारित गणित शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन है? गणित शिक्षा सबसे मूल्यवान है। गणित की शिक्षा मूल्य मुक्त नहीं हो सकती। मूल्य आधारित गणित शिक्षा सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक नैतिकताओं मूल्यों को स्वीकारते हुए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इन मूल्यों का समावेश करती है। गणित के प्रश्न पत्र में अंत में एक मूल्य आधारित प्रश्न पूछे जाने से छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। मूल्य आधारित गणित शिक्षा सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक नैतिकताओं मूल्यों को स्वीकारते हुए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इन मूल्यों को समावेश करती है। अगला प्रश्न है, एक जलती हुई मोमबत्ती एक कांच के जार से ढकने पर कुछ समय पश्चात बुझ जाती है। उपरोक्त अवलोकन से निम्न में से कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? मोमबत्ती के जलने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। मोमबत्ती के जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 3 केवल बी, ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है। कोई भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में गणित अधिगम के वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम प्रभावी है? अवधारणाओं को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों को जोड़ना, निरंतर परीक्षाएं देना, गणित खेल और पहेलियों का उपयोग करना, अधिगमकर्ताओं में प्रतिस्पर्धा का सृजन करना। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तो नहीं होगा। निरंतर परीक्षाएं देना ये तो गलत है। बी एन अधिगमकर्ताओं का प्रतिस्पर्धा का सृजन करना, गणित बी एंड डी ऑप्शन नंबर 2 सही है। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।